से मान लेती हूँ कि आप पत्र लिखने वाले से नहीं मिलने वाले हैं। अभी तक मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का जिक्र किया है, क्या ट्रंप ही रूस यूक्रेन मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने का जरिया है? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि शायद ट्रंप ही एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो यूक्रेन से बातचीत कर रहे हैं, ताकि उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जा सके और कोई समझौता हो सके। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को चेतावनी दी है, अगर बाइडेन या ओबामा होते तो ये प्रस्ताव बिल्कुल नहीं दिया जाता। क्या वही जरिया है? खैर, मैंने ये बात एंकरेज में कही थी और मैं सच कह रहा था। मैंने तब भी कहा था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते, अगर उनके साथ चुनाव में धांधली न हुई होती, क्योंकि आप जानती हैं डाक द्वारा मतदान निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के किसी भी मानक के अनुरूप नहीं था, लेकिन उन्हें जीतने से रोका गया अगर वो राष्ट्रपति होते। हालांकि ऐसा नहीं होता। शायद उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर ज्यादा ध्यान दिया होता। राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में मैंने उनसे फोन पर बात की थी। मैंने उनसे बात की और उन्हें ये बात बताई। लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने दिसंबर 2021 में दिए गए हमारे प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। खैर, मैं क्या कहूँ, शायद अगर राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में होते तो स्थिति अलग होती, लेकिन मैं उन्हें एक सहकर्मी मानता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, प्रशासन का वर्तमान रवैया भी काफी हद तक वैसा ही है। Примерно такое же, и у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу. राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है जो इसी सम्मान पर आधारित है, लेकिन निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दों को रूस और यूक्रेन को द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा, जबकि अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोगी एक ऐसा माहौल बना सकते हैं और गारंटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, और यही हमारी मान्यता है। राष्ट्रपति पुतिन, हम SPIEF 2026 में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। जब यूक्रेन द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सक्रिय रूप से निशाना बनाया जा रहा है, तो आप वास्तव में एक स्थिर आर्थिक भविष्य कैसे प्रदान कर सकते हैं और निवेशकों को रूस में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? आप जानती हैं कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ये हमले स्पष्ट रूप से कोई लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि वे निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि जब निवेशक अपने निवेश के निर्णय लेते हैं तो वे हमेशा जोखिमों और उनकी जटिलता के पूरे संचय को ध्यान में रखते हैं। कल मेरी प्रमुख मीडिया संस्थाओं के साथ बैठक हुई और हम सभी इस बात पर सहमत थे कि हमें अपनी सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करने में योगदान देना होगा। हमें अपने हवाई रक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा और हम ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि बड़े व्यवसाय हमेशा दीर्घकालिक रणनीति अपनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय सबसे पहले उस अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी धारणा से निर्देशित होते हैं जिसमें वे निवेश करना चुनते हैं। हम रूसी अर्थव्यवस्था में हो रही घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हम इसे देख रहे हैं। GDP वृद्धि में कमी, हालांकि ये सब बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये रूसी अर्थव्यवस्था की नींव और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए सुनियोजित कदम हैं। हम जानबूझकर रूसी अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों पर नजर रख रहे हैं और मैं आज आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि न तो कल और न ही निकट भविष्य में हमें कोई खतरा दिखाई देता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारे कामों से कुछ परिणाम मिल रहे हैं और मुझे पता है कि इस हॉल में अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सहकर्मी बैठे हैं। हम उनके साथ नियमित बैठकें करते हैं। हम सभी सवालों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं और मैं रूसी श्रोताओं से जो अपील करना चाहता हूं, जिसे विदेशियों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो ये है कि प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों की हालत इतनी खराब है कि निवेश प्रक्रियाएं मुश्किल हो रही हैं।
हाँ, हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ये सच है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं, जिससे हमें ये विश्वास करने की वजह मिलती है कि रूस निवेश के लिए आकर्षक बना हुआ है, न केवल रूसी निवेश के लिए बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भी। और हम मानते हैं कि इसमें रुचि है, हम इसे देखते हैं और निश्चित रूप से हम अपने साझेदारों का स्वागत करेंगे। Будем приветствовать наших партнеров. You're saying that, but in your speech you have set ambitious ठीक है, goal. आप ये कह रहे हैं, लेकिन अपने भाषण में आपने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, एक नए निवेश चक्र की शुरुआत करना। लेकिन आपने खुद कहा कि पिछले साल 2.3% की गिरावट आई है। फिर आप युद्धों, प्रतिबंधों, जमे हुए संपत्तियों के माहौल में विकास कैसे करेंगे? और जब आप संप्रभुता की बात करते हैं, तो आप रूस में विदेशियों को आमंत्रित करने के साथ इसे कैसे संतुलित करेंगे? ओह, ये थोड़ा पेचीदा है। देखिए, आप युद्धों, प्रतिबंधों की बात कर रही थीं, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील है, सब कुछ स्थिर है। रूस में घरेलू बाजार भी बढ़ रहा है, रूसी जनता का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। जैसा कि मैंने कल कहा था, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। 2030 तक हम गरीबी स्तर को घटाकर 7% करना चाहते हैं। वास्तव में हमने 2026 में ही 6.7% का स्तर हासिल कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने इसे उम्मीद से भी पहले हासिल कर लिया है। रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख वृहद आर्थिक आधार स्थिर हैं। यही वजह है कि तमाम बाधाओं के बावजूद, और यह सच है कि बाधाएं हमेशा आती रहती हैं, रूसी अर्थव्यवस्था की खुशहाली के आधार स्थिर बने हुए हैं और आगे के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी हमेशा आज के और कुछ मध्यम अवधि और उससे आगे के भविष्य के सभी जोखिमों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करती है। Внимательно смотрит за всеми, повторяющими раз, рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जोखिमों की सभी जटिलताओं का विश्लेषण करने के बाद काम करने और व्यवसाय करने के इच्छुक हैं। लेकिन निश्चित रूप से देर सवेर हम उन जोखिमों को खत्म होते देखेंगे। जहां तक सैन्य कार्रवाई की बात है, हम इस धारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि किसी न किसी बिंदु पर वे पूरी होंगी, और वे तभी पूरी होंगी जब हमने अपने लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए होंगे। जहां तक प्रतिबंधों की बात है, तो मैं कहूंगा कि प्रतिबंध लगाने वालों के लिए ये कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। क्या प्रतिबंधों से कोई नुकसान हुआ है? हाँ, $300 अरब फ्रीज किए गए थे, लेकिन अब हमारे पास $500 अरब से अधिक अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि है। 300 अरब अमेरिकी डॉलर फ्रीज किए गए थे, अब हमारे पास $500 अरब से अधिक हैं। ये प्रतिबंधों का परिणाम है। क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है? हाँ, लेकिन क्या प्रतिबंध लगाने वाले देशों को भी कोई नुकसान हो रहा है? बिल्कुल। विभिन्न आकलन के अनुसार यूरोपीय क्षेत्र को 1.5 से 2.5 ट्रिलियन यूरो तक का नुकसान हुआ है। ये रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से हुआ नुकसान है, और अभी एक तरह का पुनर्मूल्यांकन, एक तरह का संशोधन हो रहा है, और परिणाम स्वरूप कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शायद रूस के साथ साझेदारी के रास्ते पर वापस लौटना बेहतर होगा। हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या वे साझेदार जिन्होंने 2 या 3 साल पहले रूसी बाजार छोड़ दिया था, हमें इस घटना से कोई खास बुरा अनुभव नहीं हुआ है। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और कुछ इच्छुक पक्ष हैं जो वापस आने को तैयार हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम सबसे पहले रूसी व्यवसायों के हित में ही आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। Без всякого... А такие уже есть интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.